फार्म हाउस की हवाओं में अब भी बीती रात की सहरन बाकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, मगर उस सन्नाटे के बीच एक ही आवाज थी जो हर दिल की धड़कन से तेज सुनाई दे रही थी। विनय मल्होत्रा की टूटी हुई हांफती सांसें। जमीन पर घुटनों के बल गिरा विनय दो स्पेशल कमांडोज की पकड़ में कांप रहा था। वही विनय जो कुछ घंटे पहले रूही को अंधेरे फार्म हाउस में अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन आज वही आदमी एक जानवर की तरह पकड़ा गया था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान, उसके घमंड की धज्जियां और उसकी आंखों में हार की जलती हुई लपटें साफ दिख रही थी। वही दूसरी ओर खड़ा था आर्यन दीवान, जिसे रूही अब तक एक साधारण स्कॉलरशिप वाले लड़के के रूप में जानती आई थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी शाही वारिस की थी। उसके चेहरे पर वो तेज था जो सिर्फ सच्चे साम्राज्य के उत्तराधिकारी में पाया जाता है। रूही, आर्यन की आवाज गूंजी, धीमी मगर इतनी दमदार कि जैसे आसमान रुक गया हो। ये तुम्हारा गुनहगार है, तुम्हें इसे जो सजा देनी है खुल कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, एक ज्वाला थी। कांपते कदमों से वो विनय की ओर बढ़ी। उसकी रग-रग में वो लम्हा दौड़ रहा था जब वो चीखी थी, जब उसने खुद को छुड़ाने की हर कोशिश की थी, जब उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ विनय के गाल पर पड़ा। फार्म हाउस की दीवारों ने वो आवाज अपने सीने में दर्ज कर ली। रूही चुप रही। उसकी आंखों से बहते आंसू अब कमजोरी नहीं थे, वो बयान थे उस हर लड़की का जो चुप रह गई थी। फिर उसकी आवाज गूंजी, भीतर से, गहराई से, जैसे आत्मा बोल उठी हो। मेरे पास आर्यन था मुझे बचाने के लिए, पर न जाने इस दरिंदे ने कितनी ही लड़कियों की चीखों को इन फार्म हाउस की दीवारों के अंदर रौंद दिया होगा। इसलिए इसे सजा देने का हक मुझे नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों को है जिनको इसने अपनी ताकत और पैसे के दम पर बेबस कर उनके जिस्म पर अपने हाथ डाले हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसकी इन काली करतूतों के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, ताकि उन सभी लड़कियों और उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। उसने विनय की ओर झुककर कहा, इस बार तुम्हें सजा खुद जनता देगी, जो कि चंद पैसों के लिए कभी किसी के सामने नहीं बिकती। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, गर्व की परछाई उसकी आंखों में साफ थी। फिर वो भूषण की ओर मुड़ा। जैसा रूही ने कहा, आज शाम तक वैसा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आर्यन ने जेब से अपना फोन निकाला, एक एन्क्रिप्टेड ऐप खोला और स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइप किए। उसकी आंखें अब एक वारिस की नहीं, एक विजनरी बिजनेस टाइकून की तरह चमक रही थी। भूषण, मल्होत्रा ग्रुप के सारे पब्लिक शेयर्स खरीद लो। जितने डाउन हुए हैं उतने ही हमारे लिए मौके हैं। भूषण थोड़ी झिझक के साथ बोला, बाबा, वो ग्रुप तो डूब रहा है। आर्यन की मुस्कान शतरंजी चाल जैसी ठंडी थी। बिजनेस इमोशन से नहीं, टाइमिंग और लिवरेज से चलता है। उनके पास दिल्ली, नोएडा और जयपुर के मेट्रो जोन में 3 सस्पेंडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक डील्स हमने पहले ही साइलेंट पार्टनर बनकर अंडरराइट कर दी है। और वो एआई सर्वेलेंस स्टार्टअप, उसका 40% स्टेक अब हमारा होगा। आर्यन आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना डॉक्यूमेंट था जिस पर मल्होत्रा ग्रुप की लॉगबुक में दर्ज कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के प्रमाण थे। वो डॉक्यूमेंट भूषण को पकड़ाते हुए बोला, इसमें सारे सबूत हैं कि कैसे मल्होत्रा ग्रुप ने एनजीओ के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की है। इन्हें मीडिया तक पहुंचा दो। और हां, क्रिप्टो पेमेंट वाले उनके सारे लेन देन अब हमारे पास है। एक बार ये पब्लिक हो गया, इनका स्टॉक क्रैश करेगा और हम उसे खरीदकर ग्रुप को टेक ओवर कर लेंगे। भूषण मुस्कुराया। अब वो डर नहीं रहा था। वो समझ गया था कि आर्यन भी अपने दादा की ही तरह एक पैदाइशी बिजनेसमैन है। उसके सामने अब वो साधारण लड़का नहीं, बल्कि दीवान ग्रुप का असली उत्तराधिकारी खड़ा था, जो दुश्मनों को सिर्फ हराता नहीं, बल्कि मार्केट से मिटा देता है। वही दूसरी ओर
लगभग आधे घंटे में ही मल्होत्रा परिवार और विनय के सभी काले चिट्ठे हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग हेडलाइंस बन चुके थे। हर स्क्रीन, हर न्यूज चैनल, हर मोबाइल पर एक ही चेहरा था, विनय मल्होत्रा। और उसके पीछे थी सैकड़ों फाइलें, वीडियो क्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इंटरव्यू और इंटरनल मेल्स। इसने मेरे साथ, जब मैं सिर्फ 17 साल की थी, हमारे एनजीओ की आड़ में ये सब होता रहा और कोई नहीं बोल सका। विनय मल्होत्रा। जानवर भी इतना नीचे नहीं गिरता। हर शब्द जनता के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वहीं स्क्रीन पर जगदीश मल्होत्रा की पुरानी तस्वीरें बार बार फ्लैश हो रही थी, हंसते हुए, पुरस्कार लेते हुए, समाज सेवक के रूप में। लेकिन अब वो तस्वीरें नहीं, धोखे की मिसाल बन चुकी थी। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, लोगों के भीतर का गुस्सा उबलने लगा। अगर बाप ऐसा है तो बेटा दरिंदा क्यों न होगा। सोशल मीडिया पर मीम से लेकर खुली धमकियों तक की बाढ़ आ गई। बॉयकॉट मल्होत्रा ग्रुप, जस्टिस फॉर सर्वाइवर्स और हैंग विनय ट्रेंड कर रहे थे। हर कंपनी के मीटिंग रूम में अफरा तफरी मची थी। निवेशक अपना पैसा खींच रहे थे। मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर्स एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। स्टॉक मार्केट में मल्होत्रा ग्रुप की वैल्यू घंटों में 87% गिर गई। वो नाम जो एक समय समृद्धि का प्रतीक था, अब ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में शामिल हो चुका था। उधर फार्म हाउस में हवाओं में अब भी वो अजीब सी नमी थी, जैसे रात के अंधेरे ने खुद देखा हो कि कैसे किसी मासूम पर भयानक साया मंडरा रहा था। लेकिन अब वो डर नहीं, बदलाव की सरसराहट थी। आर्यन छत की रेलिंग के पास खड़ा था। उसकी आंखें दूर सड़कों की ओर देख रही थी, जहां अब शायद कुछ ही घंटों में भीड़ उमड़ पड़े। उसके पीछे सन्नाटा था, एक रहस्य भरा, भारी सन्नाटा। उसी पल रूही उसके पीछे आई। वो कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से आर्यन का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श कांपता हुआ था, जैसे वो जानना चाहती हो, समझना चाहती हो, पर शायद सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आर्यन, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतनी बड़ी मिलिट्री यूनिट कहां से आई? और तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम कौन हो? आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसका चेहरा भावहीन था, पर आंखों में तूफान था। फिर उसने रूही की ओर रुख किया, उसकी हथेलियां अपने हाथों में ली और बेहद शांत मगर भारी आवाज में बोला, रूही, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल हैं, पर सच ये है कि अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। आर्यन की आवाज में वो ठहराव था जो तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। रूही ने उसकी आंखों में झांका। वहां गहराई थी, जैसे कोई समुद्र जिसकी तह में न जाने कितने रहस्य दबे हों। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। बस उसने सिर हल्के से हिलाया और उसके साथ चल दी। जैसे ही दोनों फार्म हाउस के भव्य गेट से बाहर निकले, वहां एक चीज ने रूही को जैसे स्तब्ध कर दिया। सामने खड़ी थी एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज, मानो रात्रि के अंधेरे को किसी जादुई धातु से तराशा गया हो। उस पर गाड़ी की शानदार सिल्वर ग्रिल और बोनेट पर चमकता हुआ स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी लोगो, मानो ये कोई गाड़ी नहीं, किसी राजा का ताज हो। रूही कुछ पल के लिए बस देखती रही, जैसे किसी ख्वाब में हो। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, क्या हम इसमें जाएंगे? आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम खुशी देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। किसी शहंशाह जैसी शांति से उसने गर्दन हिलाई। हाँ,